हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित रंजन एंड आज हम एक बहुत 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 जो मतलब एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो चीज़ शायद कहीं ना कहीं अगर ये काम कर गया तो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ठीक है, सही बता रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आपकी देखो, ध्यान से देखो, इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ जैम 22, याद रखना 22 IIT जैम फिजिक्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा वीडियो होगा जो कि आज के बाद से आप डेली कितने बजे क्या करने वाले हो, ठीक है, अगले 1 साल तक या 1.5 साल तक आप कह सकते हो। ऑलमोस्ट फरवरी मतलब 360 और इधर 100 दिन लगा लो, मतलब ऑलमोस्ट आपके 465 दिन जो होंगे ना, वो यहां से डिसाइड होंगे कि आपको क्या करना है। और अगर अगले 465 दिन अगर आपने सही से काम कर लिया तो याद रखना ये चीज आपकी जिंदगी बदल देगी, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी उस चीज के बाद। ठीक है, तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक फ्लो में चलेंगे हम, ठीक है, कि मतलब किसके बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से बुक्स हम फॉलो करेंगे ताकि हमारी ये जो प्रिपरेशन है ना, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हो। क्योंकि हम काफी पहले शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं 1 साल के आसपास इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे तो अल्ट्रा लेजेंड होते हैं, वो तो अक्टूबर नवंबर फॉर्म फिल करने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। बट सिंस आप इसको ऑलमोस्ट 460 465 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि रैंक जो लाओ वो सिंगल डिजिट में लाओ। सिंगल डिजिट में रैंक है, बहुत अच्छी बात है। अंडर 50 आ रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। अंडर 100 आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आज से आप ये करना स्टार्ट कर दोगे, फॉर श्योर मैं गारंटी ले सकता हूं कि अंडर 100 आप बहुत आराम से आ जाओगे। और इवन आप फाइट कर सकते हो अंडर 10 के लिए। आप सोच सकते हो उसके बारे में कि हाँ ये अपन कर सकते हैं। अगर हम ऐसे चले तो फॉर श्योर इस एग्जाम को हम बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक बार फ्लो समझा देता हूं। सबसे पहले तो IIT जैम क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू मतलब आप लोगों ने ये चीज चेक कर लिया होगा। नहीं होता तो आप वेबसाइट पे जाके देख लो कि IIT जैम क्या है, या फिर एक मैं वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि इसके क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूं। हम यहां पे जो बात करेंगे दैट इज योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो गया कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, ठीक है, किस वे में आप पढ़ाई करोगे। अगली चीज हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्कोरिंग नहीं करेंगे, इसके बारे में बस एक रफली हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, अगली चीज क्या है कि आपको बुक्स कौन कौन से फॉलो करनी चाहिए टॉपिक वाइज। ये कोई एक टॉपिक है, उसके लिए करस्पॉन्डिंग बुक कौन सी होगी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहां पे। इसके साथ एक चीज और हम डिस्कस करेंगे कि आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए ना, वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और इसी में एक चीज और डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए ताकि हमें, देखो चूंकि ये फिजिक्स है, ठीक है, तो यहां पे कभी ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कोई सा भी आप टॉपिक पढ़ो आराम से ये क्लियर हो जाएगा, ये चीजें कभी नहीं होती। आपको यहां पे कनेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, टॉपिक्स को इंटर रिलेट करना पड़ेगा, अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप टॉपिक्स को इंटर रिलेट करोगे आपके लिए ये चीज उतनी ही, ये एग्जाम जो है ना क्रैक करना आपके लिए उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट एग्जाम क्या करना उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते। हाँ, एक चीज और हम यहां पे बता सकते हैं कि हमारे मॉक टेस्ट अपने को कब और कैसे कैसे देने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट हो गया या क्विजेस हो गए, वो चीजें हम कब और कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना कि ये ना कोई 10 स्ट्रैटेजी नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी इस बंदे ने जो बोल दिया उसकी बात सुन लेते हैं तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर लगता है कि नहीं यार कोई और स्ट्रैटेजी पे हम काम करना चाहिए, या मैं इस हिसाब का नहीं हूं, इस तरह का नहीं हूं जैसे सर बता रहे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई सम अदर स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। आप दूसरे स्ट्रैटेजीज को आप बेशक ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उस केस में वीडियो को बंद कर दो, जाके सो जाओ, अपना डाटा वेस्ट मत करो। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। प्रॉपर वे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात एक चीज समझ लेना, आपको एक बात समझनी पड़ेगी हमेशा। देखो क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी चीज को लेके, मतलब होता ना कि
एंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि नहीं यार मेरे को ये चीज करना है। मतलब क्या होता है कि जैसे एक आपने मोटिवेशनल वीडियो देख ली जहां पे कोई बंदा क्या कर रहा है, कुंग फू सीख रहा है, कराटे सीख रहा है, अचानक से आपके दिमाग में चलने लग गया कि यार कितना कूल होता ना कि मैं भी कुंग फू सीख जाता, ये सीख जाता, वो सीख जाता। डांस किसी का आपने अच्छा देख लिया तो आपको लगता है कि हाँ यार चलो डांसर बन जाते हैं, अच्छा काम कर लेंगे। देखो होता क्या, एक बहुत अच्छा सा उस केस में आपका ग्राफ फॉलो होता है। अगर आपने कभी नोटिस करा होगा तो होता क्या कि जैसे क्या करा कि आपने किसी चीज को करना स्टार्ट करा, आईआईटी एग्जाम की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपने बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन कर लिया, ठीक है, चलो कर लिया। क्या होता है, धीरे धीरे आपका जोश जो होता है इनिशियली बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता है। आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पर क्या होता है एक टाइम पे आप एस पे पहुंच जाते हो, आप टॉप पे पहुंच जाते हो। मतलब इस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट, मतलब आपकी जो पढ़ाई चलती है ना वो एकदम बिल्कुल मैक्सिमम रेट पे चलती है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जितना जल्दी आप पहुंचोगे ना उतनी जल्दी यहां पे गिरावट जो होती है वो भी देखने को मिल जाती है। आपका जोश जो होता है वो धीरे धीरे ढीला पड़ने लग जाता है, ठीक है। ये मोटिवेशन की कमी हो सकती है, या फिर सर्टेनली एक बात तो है कि यहां पे मोटिवेशन की कमी हो या ना हो, आपकी स्ट्रेटेजी में पक्का कोई गड़बड़ है, ठीक है। आप हमेशा मान के चलना कि ये चीज होगी। अगर यहां पे एस पे पहुंचने के बाद आपकी अगर इसमें प्रिपरेशन में अगर आपको कमी दिख रही है कि मान लो कि आपने इनिशियली क्या करा, बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा, अगर आपने 11th के बाद अगर आपने सोचा हो कि मेरे को जेई का एग्जाम देना, मेंस का, एडवांस का मेरे को एग्जाम देना, तो उस केस में भी यही होता है। आप शुरू में प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हो, स्टार्ट बहुत अच्छे से करते हो, वेक्टर बहुत अच्छे से किया, अगला टॉपिक वर्क डन बहुत अच्छे से कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ग्रेविटेशन तक अच्छे से किया, बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट जैसे जैसे आता है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और वो चीज होगा यहाँ पे, पक्की बात है, ये चीज होगी वहां पे, ठीक है। तो यही जो चीजें ना, ये चीजें ना हो, इसी के लिए हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। चलो अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि देखो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, इसी स्ट्रैटेजी में आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम जो आपका करना चाहिए कि एकदम गेट योरसेल्फ रिलैक्स्ड, ठीक है, गेट योरसेल्फ रिलैक्स्ड, ठीक है, एकदम आराम से आप बैठ जाओ। आराम से बैठने के बाद डिसाइड करो, क्या डिसाइड करना है कि आप खुद को मतलब सबसे पहले पहचानो कि आप कैसे हो, आपकी पढ़ाई कैसे चलती है। जैसे क्या होता है, हम नॉर्मली क्या गलतियां करते हैं कि जैसे मान लो कि डेली का टाइम टेबल में हमारे पढ़ने का जो टाइम है वो 3 आवर्स का ही है पर डे, हमारी सेल्फ स्टडी जो है वो 3 आवर्स की होती है। जैसे हमने स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी, प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, हम अचानक से टाइम टेबल जो बना लेते हैं वो 8 आवर्स का बना लेते हैं, ठीक है। ये चीज कभी करना मत, ये चीज आपकी कभी काम करती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहले आराम से बैठ जाओ, डिसाइड करो कि अपने खुद को पहचानो कि आप हो क्या, आपकी पढ़ाई किस हिसाब से चलती है, ठीक है। आप अगर पर डे 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करते हो तो अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में उसी चीज को थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। 3 से 4 घंटे पढ़ते हो, आप उसको 4 से 5 घंटे कर सकते हो, 5 से 5 घंटे काफी है। 4 से 5 घंटे अगर अभी से आप प्रिपरेशन करो, याद रखना 4 से 5 घंटे में आपकी कॉलेज की पढ़ाई भी होगी। तो हमें यह भी डिस्कस करना है कि कॉलेज के साथ इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। स्ट्रैटेजी में यहां पे एक चीज और दिखा देता हूं कि कॉलेज के साथ इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको कि आपको कभी ये काम करना नहीं है, ठीक है, ये काम कभी नहीं करना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप क्या करो, रिलैक्स्ड हो जाओ, रिलैक्स्ड होकर आराम से बैठ जाओ। आराम से बैठने के बाद आप यहां पे अपना जो पूरा सिलेबस है, अपने पूरे सिलेबस को एक बार देखो, ठीक है, कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं है। मतलब वो आपके बीएससी का जो एग्जाम जो आपने दे रखा है या दे रहे हो उससे कितना डिफरेंट है आपका ये वाला सिलेबस, ये चीज आपको हमेशा देखनी पड़ेगी। उस चीज को देखने के बाद अब आप डिसाइड करो कि अगर जैसे मान लो कि आईआईटी जेईई फिजिक्स की बात करता हूं, यहां पे क्या आपके पास टोटल 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है। याद रखना यहां पे क्या आपके पास टोटल 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स जो वो आपके पास है, मैथमेटिकल मेथड, मैकेनिक्स, उसके इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट, ऐसे करके टोटल आपके पास जो है 7 टॉपिक्स हैं। आपको क्या करना है, ये 7 जो है ये इसके मेन टॉपिक्स हैं। तो आपने ये देख लिया कि हाँ यार ये है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, सिलेबस के साथ ही आप इनके पीवाईक्यूज को हमेशा साथ रखो। पीवाईक्यूज का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो अब पूछोगे सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर किसका रखना है, तो देखो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आप जैम का क्वेश्चन पेपर रखो, ठीक है।
जैम के साथ आप डीयू का क्वेश्चन पेपर रख सकते हो एक लिमिट तक, जेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स को भी रख सकते हो एक लिमिट तक, टीआईएफआर तक को रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बीएचयू, ये जो हो गया, इनको, इनके जो क्वेश्चन पेपर हैं आप इनको अपने पास रखो, इनकी हमेशा आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। पहला काम क्या करा आपने सिलेबस ले लिया, अपना रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाओ। देखो इन सब चीजों में ना 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। देखो हमेशा शेर जब होता है ना, शेर को जब झपट्टा मारना होता है ना, तो 2-3 कदम पीछे आता है, पहले पीछे आके फिर अपनी वेलोसिटी मतलब पूरे फोर्स के साथ वो अटैक करता है। बस यही काम करना आपको, 2 से 3 तक बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना। और ये काम अगर आप पहले कर चुके हो तो ठीक है, आप स्टेप जो है उसको आप आराम से आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, आपने सिलेबस और पीवाईक्यूज जो है वो निकाल के रख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे सिलेबस और पीवाईक्यू निकाल के रख दिया, अब बोलोगे सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि अपन जो है क्या करेंगे कि जितना, जैसे मेरे पास 465 दिन का टाइम है, तो हम क्या करते हैं हर सब्जेक्ट को मंथ वाइज डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि अप्रैल मई तक जो है सिलेबस पूरा कर लें, उसके बाद रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप जिस हिसाब से इन चीजों को लेके कंफर्टेबल हो आप करो। देखो एक बात सही है ना, आपने हमेशा ये कहानी सुनी होगी कछुए वाली और कछुए और खरगोश वाली। होता क्या है, कछुआ जो होता है वो स्लो स्लो चलता है लेकिन वो जीत जाता है, ठीक है। खरगोश बहुत तेज चलता है लेकिन फिर भी वो हार जाता है। इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर लो। किस तरह से मॉडिफाई करना, इतना भी कभी स्लो मत चल जाओ, इतना भी स्लो मत चलो कि पता चला पीछे ही छूट जाओ। ये कभी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आजकल वो कहानी पढ़ पढ़ के ना आपका खरगोश जो हो गया वो भी स्मार्ट हो गया। इतना फास्ट नहीं चलना, ठीक है, कि आप रास्ते में ही टायर्ड हो जाओ। ये वाला काम, गर्व का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये पीक पोर्शन है, उसके बाद ये काम नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, अब उस चीज को सोचो। सुनो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो आपको करना क्या है, जैसे मान लो कि आपके टोटल टॉपिक्स हैं, मान लेते हैं कि मैं 7 यूनिट की बात कर रहा हूं, आपके पास 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स में आपके होंगे क्या, मान के चलता हूं कि आपके पास टोटल 150 टॉपिक्स हैं, टोटल 150 टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप क्या करो, आपको करना कैसा है, टोटल 150 टॉपिक्स का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे आप मैकेनिक्स लेते हो, ठीक है, तो मैकेनिक्स का पहला पोर्शन जो हो गया वो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसको मैंने एक टॉपिक लिया। अगले में मान लो कि आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आज इसको मैंने सेकंड मतलब दो टॉपिक लिया। एक टॉपिक ये हो गया, ये 2 टॉपिक हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो तीसरा टॉपिक हो गया। तो ऐसे करके टोटल मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 150 टॉपिक है। मान लिया हमने कि आपके पास टोटल 150 टॉपिक है। आपको क्या करना है, पर डे की जो पढ़ाई है, आपको मैंने बता दिया कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हो। वेरी गुड, सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं ये। 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया, 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी जो है वो आपका काफी है, ठीक है। इतना आप बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत बढ़िया, ये काम आप कर सकते हो। अब आप क्या करो, डेली डिसाइड करो, डेली बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है कि मेरे को रोज ही 2 से 3 टॉपिक करने हैं, 2 से 3 टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर इस फेज में हो तो यहां पे आप 1 से 2 टॉपिक भी पर डे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 टॉपिक जो है आपको कंप्लीट करना है। ये टॉपिक डिसाइड करना कैसे करना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले जो आपको टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, वो टॉपिक जिसका सबसे ज्यादा रिलेशन हो बाकी सारे फिजिक्स के टॉपिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं कि अगर आपको मैथमेटिकल मेथड बहुत अच्छे से आता है, देखो मैं दिखा देता हूं इसको। अगर आपको मैथमेटिकल आता है, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड जो है वो अगर आपको आता है, ठीक है, इसके बिना, अगर मैं इसकी बात करूं मैथमेटिकल के बिना, इसके बिना आप मैकेनिक्स को सोचना ही मत कि मेरा मैकेनिक्स जो है इसके बिना हो जाएगा, चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैथमेटिकल के बिना आपका क्वांटम नहीं होना, पूरा मॉडर्न फिजिक्स जो है ना इसके बिना होगा ही नहीं। बेसिकली क्वांटम वाला पार्ट जो स्पेशली मैथमेटिकल के बिना नहीं होना, क्योंकि मैथमेटिकल का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरा यहीं पे जाएगा। इसके बिना आपका एसएचएम होगा ही नहीं, एसएचएम, वेव ऑप्टिक्स, ये सारे आपके होंगे ही नहीं। मैथमेटिकल के बिना आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स कर सकते हो,
सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है एक हद तक कर सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद ये भी बंद हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है मोस्टली कुछ हद तक इसका मतलब 50 to 60% जो पार्ट है, 50 से 60% पार्ट आप इसका आराम से कर सकते हो मैथमेटिकल के बिना, या उससे थोड़ा ज्यादा ही, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल के बिना अगर आप देखो थर्मोडायनेमिक्स स्लाइटली कर सकते हो, थर्मो की बात करें तो ये कर सकते हो, स्टैट मैक जो है आप इसके बिना नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यहां से पता चल रहा है कि भैया कौन सा टॉपिक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपको आपने प्रिपरेशन मतलब 2 दिन का टाइम आपने रिलैक्स होकर दे दिया, अब क्या करो, आप सबसे पहले उठा लो मैथमेटिकल मेथड को, कि कैसे भी करके मेरे को मैथमेटिकल मेथड को ना सबसे पहले खत्म करना है। मैथमेटिकल मेथड का जो आपका पूरा सिलेबस है, जैसे आपका हो गया मैट्रिक्स, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन इसको जितने अच्छे से कर सकते हो आप कर लो, क्योंकि इसके बिना आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, उसके बाद फिर आपका पार्शियल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके जो बाकी वाले पार्ट्स हैं, थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको आप डेली इनमें से टॉपिक्स को चूज करो। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कोशिश करो कि 5 से 7 दिन में एक बार खत्म कर दो आप। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही अच्छा हो गया, आप बाकी टॉपिक्स में अब धीरे धीरे कूद सकते हो। ठीक है, याद रखना, जैसे ये आपने खत्म किया उसके बाद आप धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक्स में कूदो। उसके बाद और क्या हो गया, ठीक है, आपको बात समझ आ गई कि सबसे पहले क्या करना है, आपको मैथमेटिकल मेथड जो है इसको स्टार्ट करना है। इसके कुछ टॉपिक्स है जैसे जैकोबियन वगैरह हो गए, जैकोबियन जैसे टॉपिक्स को जिसका दूसरे टॉपिक्स में कोई रिलेशन नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हो गया वेक्टर एनालिसिस हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया, या वेक्टर अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, इनके बिना आप दूसरे किसी सब्जेक्ट में जाने की सोचना भी मत। मतलब पहले आप मैथमेटिकल मेथड को कंप्लीट कर लो। ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर तक आप मतलब दिसंबर मिड तक आप इसको पूरा खत्म करने का टारगेट बना लो आज, या जब कभी भी आप प्रिपरेशन करो, चाहे उसके टाइम पे आपके उस टाइम पे आपके पास अगर 365, जैसे मान लो कि आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, मान लो कि 365 दिन का टाइम है, तो आप उसको थोड़ा लेट स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करो, हमेशा क्या करना है कि टॉपिक्स को ना रिलेट करना सीखो। जैसे मैं कैसे बात करता हूं, जैसे देखो, अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आता, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बिना आपको वेव मोशन में नहीं जाना है। ठीक है, और डिफरेंशियल के बिना आपको सिंपल हार्मोनिक में नहीं जाना। तो पहले आप डिफरेंशियल करो, फिर एसएचएम करो, और उसके बाद फिर आप वेव मोशन में जाओगे। वेव मोशन के बाद जो है आप इसमें जा सकते हो, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट हो गया आपका, मतलब वेव ऑप्टिक्स जो है, आप इसमें यहां पे जा सकते हो। ठीक है, उसके बिना आप जाने की कोई गलती करना भी मत, इस चीज की हिमाकत भी मत करना, ये बहुत ज्यादा गलत चीज हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको टॉपिक्स डिसाइड करने की, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि बिना दूसरे टॉपिक मतलब प्रीवियस टॉपिक को पढ़े बिना कौन से टॉपिक में मेरे को नहीं जाना चाहिए, तो ये आप एक एक करके डिसाइड करो। समझ गए? तो उसके लिए सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड को बहुत अच्छा करो, उसके बाद फिर बाकी वाले पार्ट्स पे एक एक करके आप जाओगे। ठीक, तो बाकी कौन कौन से टॉपिक पे कैसे कैसे जाना, ऐसे करके आप स्ट्रेटेजी वाइज एक एक करके आप आगे जाओगे। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस कर ली, स्ट्रेटेजी आपकी ऑलमोस्ट इसी तरह की होनी चाहिए, आपका अप्रोच जो है वो कुछ इसी तरीके का रहेगा। ठीक है, इसको क्लियर रखना अपने दिमाग में। अब दूसरी चीज जो है कॉलेज, कि सर कॉलेज के साथ इस चीज को कैसे मैनेज करें। अब क्या होता है, जैसे कॉलेज की बात आ जाती है, कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती है। अब देखो आपको करना क्या है इस केस में, जैसे मान लो कि अगर मैं यहां पे एक लिख देता हूं कॉलेज। ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी कॉलेज की स्टडीज है। ठीक है, अब कॉलेज के साथ क्या आपको दो इसको आप बाइफरकेट कर सकते हो कि आप या तो विद कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप इस चीज को यहां पे आप विदाउट कोचिंग जा रहे हो। तो चॉइस इज योर्स। ठीक है, विद कोचिंग विदाउट कोचिंग ये पूरी चॉइस आपकी है। ठीक है, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, आपको कोचिंग लेना है ले सकते हो, कोचिंग नहीं लेना नहीं ले सकते हो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन समझना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझो। देखो, जैसे मान लो कि यहां पे इस चीज को मैनेज कैसे करना है। जैसे मान लो कि आप विद कोचिंग हो, आपका कॉलेज जो है पूरे दिन में 5 से 6 घंटे आपके आराम से ले लेगा।
ठीक है, और लॉकडाउन खुलने की देरी है, जब कॉलेज वगैरह आपके खुल जाएंगे उस केस में क्या होगा, ये चीज आपके लिए कंपलसरी हो जाएगी बिल्कुल, कि आपको अभी तो चलो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आप कुछ करोगे भी नहीं चलेगा, ठीक है, 5 से 6 आवर यहां पे लगेगा। विद कोचिंग और विदाउट कोचिंग में जाते हो, विदाउट कोचिंग जाते हो तो आपके पास तो पूरा ही टाइम है, ठीक है, यहां पे आपको किसी तरह से खुद के लिए 5 to 6 आवर्स जो है ये निकालना पड़ेगा आपको। 5 to 6 आवर्स अगर नहीं कर पाते हो इतना मैनेज, तो 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट जो है इसको निकाल के रख लो कि 3 to 4 आवर्स किसी भी तरीके से मेरे को सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। बात रही कोचिंग मटेरियल की, तो कोई भी कोचिंग मटेरियल के बिना करना है आपको या उसके साथ करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोचिंग मटेरियल ले सकते हो आप, ठीक है, लेना ठीक रहेगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वहां से आप कोचिंग मटेरियल ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई उस चीज की, आपको 3 to 4 आवर्स यहां पे निकालने हैं। अगर आप विद कोचिंग कर रहे हो तो आपको कोचिंग में क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि कुछ लोग क्या करते हैं वीकेंड क्लासेस ले लेते हैं, वीकेंड बैचेस ज्वाइन कर लेते हैं, दिल्ली वगैरह में ये फैसिलिटीज हैं आपके पास, और कुछ बच्चे जो है रेगुलर लेते हैं इसको, ठीक है, कुछ बच्चे यहां पे रेगुलर लेते हैं, कुछ विद कोचिंग विदाउट कोचिंग, ये वाली बात आ जाती है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अगर आप वीकेंड पे हो तब तो खैर सैटरडे संडे आपका यहां पे बुक रहेगा, यहां पे आप सैटरडे संडे को आप कुछ भी नहीं कर सकते इनके बिना, ये तो आपको क्लासेस कंपलसरी हो ही जाएंगे। रेगुलर लेते हो और आपकी रेगुलर क्लासेस जो है 2 से 3 घंटे की अगर है, मान के चल रहा हूं कि 2 से 3 घंटे पर डे जो है वो आपको यहां पे देना ही पड़ेगा। ये और ये देखो, इन बोथ केसेस अगर आप विद कोचिंग भी जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा यहां पे आपको ये लिबर्टी मिल जाएगी कि जो आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है, आपकी जो सेल्फ स्टडी है ये अगर 1 से 2 घंटे की भी अगर हो जाती है तो काफी है, और अगर आप कोचिंग के साथ कोचिंग के बिना कर रहे हो तो आपको 3 से 4 घंटे, मैं तो बोलूंगा ये भी कम है, थोड़ा सा आप यहां पे इंक्रीज कर सकते हो विदाउट कोचिंग, ठीक है, आप इस चीज को बढ़ा सकते हो फॉर श्योर। और देखो ये चीज ना थोड़ा सा दिमाग पे भी डिपेंड कर जाता है, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट समझते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में प्लीज मेरे को जज मत करना, बट मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ऑन एन एवरेज अगर इतना टाइम जो अगर आप खुद को दे रहे हो यहां पे, देन दैट इज वेरी गुड। लेकिन देखो करना क्या है यहां पे, कॉलेज के साथ इस चीज को मैनेज कैसे करना है। जैसे मान लो आपको क्या करना है कि कॉलेज में क्या होता है, समझ लेना इस चीज को, कि कॉलेज में देखो होता क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके जैम में है, कॉलेज के एग्जाम में, जैसे केमिस्ट्री ऐसा कुछ एग्जाम हो गया, या फिर माइक्रो प्रोसेसर वाले एग्जाम जो डीयू वगैरह में होते हैं, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर वगैरह पढ़ा देते हैं जो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्स जो होते हैं दीज आर नॉट इन जैम, मतलब कुछ टॉपिक्स जो हैं वो जैम में होंगे, कुछ टॉपिक्स आपके जैम में नहीं होंगे। तो अगर आप विद कोचिंग कर रहे हो तो भी उस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, जैसे मान लो कि कोचिंग में आप कोई टॉपिक कर रहे हो, जैसे मान लो कि कोचिंग में आपने न्यूटन्स लॉ करना स्टार्ट करा, न्यूटन्स लॉ जो है इसको आप करना स्टार्ट कर रहे हो कोचिंग में, ठीक है। साथ में क्या है आपके इसमें भी आईआईटी जैम के सिलेबस में भी है, तो कोचिंग में भी ये हो गया, और मान लो कि ये टॉपिक जो आपके कॉलेज में भी हो रहा है, ठीक है, कॉलेज में भी आपका ये टॉपिक चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके थ्योरी वाले पार्ट को ना कुछ देर के लिए स्किप कर दो, मतलब ड्यूरिंग योर सेमेस्टर, जब आपके सेमेस्टर्स चल रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूं, एग्जाम के पहले जो 1-1.5 महीने का टाइम होता है, जैसे मिड सेम के 1.5 महीना पहले, या उसके 1.5 महीना 1 महीना पहले तक, आप क्या कर सकते हो यहां पे कॉलेज वाले जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, थ्योरी पार्ट को पूरा स्किप कर दो, ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट को पूरा स्किप कर दो, आप सिर्फ फॉर्मूला और इसका टेक्निक कि मेरे को इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, बस वो आइडिया लेके आप सिंपली जब भी कॉलेज में पढ़ाई चल रही है या कुछ भी हो रहा है, आप वहां पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो वो करना स्टार्ट कर दो। लॉन में बैठना बंद कर दो, पॉसिबल हो सके तो बंद कर दो बिल्कुल, आपको कॉलेज लॉन में बैठने की कोई जरूरत नहीं, जब भी फ्री टाइम मिलता है अपने इसमें बैठ जाओ। असाइनमेंट वगैरह काम रहता है, जैसे किसी दोस्त का असाइनमेंट करते हो या कुछ ऐसा फालतू वाला काम है, उसको आप बिल्कुल छोड़ दो, आपको जरूरत नहीं है वो करने की, ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। तो ये काम आप फॉर श्योर कर सकते हो। क्या करना है आपको कि जो भी टॉपिक आपके जैम में नहीं है, ठीक है, इनको तो स्किप करके रख दो, बचा के रख दो कि इसको मेरे को एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ना है, कि जब भी एग्जाम में 15-20 दिन का टाइम बचे मेरे को उससे पहले उस टाइम पे पढ़ना है। और जो टॉपिक आपके जैम में है उसको आपने क्या किया, कोचिंग में भी पढ़ा या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, या आपके कॉलेज में प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां पे क्या करो, जब कॉलेज में प्रोफेसर ने पढ़ा दिया आप उसी के टॉपिक्स के रिवीजन जो है उसको करना स्टार्ट कर दो,
ठीक है। तो देखो आपको मैंने क्या बोला था शुरू में ही कि आपको 2 टॉपिक्स एक साथ लेके चलने हैं। तो आप क्या करो, कॉलेज वाला जो एक टॉपिक है वो आप ले लो, और इससे एक्सक्लूसिव जो आपके कोचिंग का है, अगर आप कोचिंग से कर रहे हो तो कोचिंग का जो एक कोई टॉपिक है उसको आप पिक कर लो, और इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ पूरा करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल एकदम स्टार्ट कर दो कि हाँ मेरे को ये चीज करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करनी है, एक चीज आप ना एक लिस्ट बनाओ हमेशा, ये लिस्ट बनाना और देखना कि कितना ज्यादा अपना प्रोग्रेस जो है ना, जैसे आप इसके जिम जाते हो तो आप क्या करते हो, आपका क्या प्रोग्रेस चल रहा है उस चीज को आप डे बाय डे नोटिस करते रहते हो, ठीक है। डे बाय डे आप उसको देखते रहते हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कहां तक पहुंची और कहां तक नहीं पहुंची। ओके सॉरी, तो आप ये चीज जो है ना वो चेक करते रहते हो कि आपकी प्रिपरेशन जो वो कहां तक पहुंची और कहां तक नहीं पहुंची। यहां पे भी सेम काम करोगे आप। क्या करोगे, जैसे आपको ना एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे आप डेट डालो, ठीक है, डेट डालो, और उसके बाद क्या करो, यहां पे टॉपिक डालो कि आपने फलां टॉपिक जो है वो किस दिन आपने पढ़ा था। उसके बाद सॉरी इधर ना आप टॉपिक डाल दो, और यहां पे आप डेट डाल दो कि आपने किस डेट पे इसको फिनिश किया था, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट यहां से कूद के आ रहे हैं रिवीजन वाले पोर्शन पे, तो आपका रिवीजन कैसे करना है आपको ये चीज हम देख लेते हैं। आपने टॉपिक डाला, आपने डेट डाला कि डेट आपने कब फिनिश किया था। अब उसके बाद यहां पे क्या करो, आप रिवीजन की डेट्स जो है वो आप यहां पे डाल दो कि रिवीजन जो है मेरे को कैसे करना है और क्या करना है। याद रखना रिवीजन आपको 3 पार्ट में करना है, ठीक है। रिवीजन जो होगा वो आपके 3 पार्ट में होगा, पूरा 3 पार्ट में ये चीज जो है वो कवर होनी चाहिए। जैसे देखो आप टॉपिक लिखो यहां पे, और याद रखना ये टॉपिक्स लिखने कैसे। जैसे मान लो कि आपका फर्स्ट टॉपिक जो है मैकेनिक्स का, वो क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम, ठीक है। इसको आपने खत्म करा, आज की डेट मान लेते हैं, ठीक है। आज की डेट कोई सी ले लो, आज की डेट ले लेते हैं। मान लो कि आपका 28 को आपने इस टॉपिक को खत्म किया, ठीक है। खत्म किया मतलब खत्म करने का सेंस समझना हमेशा। खत्म करना मतलब क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। पहली चीज कि आपको थ्योरी पूरी आनी चाहिए, आपने थ्योरी पढ़ ली है, आपने किसी एक बुक से न्यूमेरिकल्स कर लिए। तो कौन कौन से बुक है मैं उसकी बात कर लेंगे हम। आपने थ्योरी रीड कर ली, आपने उसके न्यूमेरिकल्स कर लिया। न्यूमेरिकल्स के बाद क्या करना है, अगली चीज क्या करनी है आपको इस टॉपिक के PYQs करने हैं, ठीक है। याद है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैंने आपको अपने पास रखने बोला था, PYQs आप कर लो। इस टाइम पे इतना काफी हो जाएगा। 28 तारीख को ये चीज आपने खत्म कर ली। अब क्या करो, यहां पे एक रिवीजन की डेट डाल दो कि मेरे को इस टॉपिक को ना दोबारा से एक बार रिव्यू करना है। रिवीजन कितने टाइम का होगा, तो जैसे मान लो कि इस टॉपिक को पढ़ते टाइम आपने 10 पेजेस के नोट्स बनाए थे, ठीक है। आपको क्या करना है, सेकेंड मतलब फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे, ये आपकी रिवीजन डेट जो होनी चाहिए इसके 7 दिन बाद, मतलब 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4/11 को आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है पहली बार। रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो फिर बोलोगे सर ऐसे तो मेरे पास जब 4 तारीख को जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे पास 3 टॉपिक इकट्ठा हो जाएंगे। बिल्कुल 3 टॉपिक इकट्ठा होगा। आपको उन तीनों टॉपिक को फिर करना है। रिवीजन करने का सेंस क्या है कि जितना आपने इस पे न्यूमेरिकल्स किए, जितनी भी चीजें करी, आप उसको एक बार हल्का रिव्यू कर लोगे विद इन 1 वीक। रिवीजन 2 आप क्या करोगे, दोबारा से जैसे इसका 1 महीना होता है, या फिर एक काम करो यहां पे इसको ना 28/10 मत करो, इसको ऐसा कर दो थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, 28/11 कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आफ्टर 3 मंथ आपको फिर से इसको रिवाइज करना, मतलब 28 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चलो बड़ा बढ़िया दिन था, 28/2/2021 को आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करोगे। अपने नोट्स जब तक आप 3 बार रिवाइज नहीं करके जाते, जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, तब तक आप समझ आना कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपको ये चीज हमेशा करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगली चीज क्या करनी है, मतलब ये 1 मंथ वाला हो गया, आपको आफ्टर 3 मंथ करना है सेम काम, आफ्टर इसके 6 मंथ आपको फिर से ये काम करना है, मतलब 28 अगस्त को इस टॉपिक को आपको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। आप करके देखो, मैं सही बता रहा हूं,
अगर ये चीज आपने कर लिया ना, जैम 22 एग्जाम देने के बाद आप ना मेरे को लेटर लिखोगे, सही बता रहा हूं, अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा ना, मेरा फोन नंबर रहा तो आप मेरे को मैसेज करोगे, और अगर फोन नंबर नहीं रहा आप मेरे को मेरे एड्रेस पे ना लेटर भेज दोगे कि सर ये चीज ना बड़े अच्छे से काम करी। आपको हर टॉपिक के लिए, ऐसे जितने आपके टोटल 150 टॉपिक है ना, हर टॉपिक के लिए सेम काम करना है, सबके लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, कॉलेज आपका डिस्कस कर लिया। अगर हाँ इन केस क्या होता है, कॉलेज में कभी कभी असाइनमेंट बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर मान लो कि किसी दिन आपका कोई बहुत ज्यादा हेवी वर्क बढ़ जाता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इन दैट केस आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आप ना जो टॉपिक जब पढ़ते हो उनके ना हमेशा फॉर्मूला शीट बनाया करो, ठीक है। आप ना उन टॉपिक्स के फॉर्मूला शीट बनाया करो, और फॉर्मूला शीट जो है ना उसमें क्या करना, आपको A4 शीट लेना, ये ओपन शीट रखना, ठीक है। उसमें क्या करो, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो ना उसको कलर, अलग अलग कलर से लिख के रख दो, क्योंकि देखो IIT जैम में कम से कम 15 से 20 मार्क्स जो है वो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है आप वहां पे बस गिर जाने वाले हो और कुछ भी नहीं होगा। तो उस टाइम पे सिर्फ आपको, जिस दिन मान लो कि हैवी वर्क है उस दिन आप कोशिश करो कि एटलीस्ट एक फॉर्मूला शीट या 2 फॉर्मूला शीट, या कोशिश करो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आधे घंटे में जितने फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो आप उनको रख दो, ठीक है। और डेट डाल के यहां पे रख देना कि इस दिन मैंने फॉर्मूला रिवाइज किया था फलां टॉपिक का, और उसको भी उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करना है आपको, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बोलोगे सर फिजिक्स में तो फॉर्मूले याद नहीं करते, भैया ये गलत बात है, बहुत गलत भ्रांति है आपके दिमाग में, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो आपका कॉलेज स्ट्रेटेजी, कॉलेज टॉपिक्स कवर हो गए, रिवीजन मैंने बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। अब आ जाते हैं हम सीधा बुक्स पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब तक हमने डिस्कस कर लिया ये सारे स्ट्रेटेजी, कॉलेज टॉपिक्स, रिवीजन। अब करते हैं बुक और मॉक टेस्ट की बातें, ठीक है। अब समझ लेना इस चीज को, समझना कि यहाँ पे मेरा कहना क्या है। यार एक्चुअली ठंड बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, तो क्या हो रहा है कि ये ना जम जाता है यार, ये जम सा रहा है पता नहीं क्यों। ओके चलो कोई बात नहीं। ओके देखो, अब आपको क्या करना उस चीज को समझना, एक एक करके टॉपिक्स के साथ साथ बुक्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मैथमेटिकल मेथड्स पे। मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड जो है ये आपके हर एग्जाम का ऑलमोस्ट 18 to 20% सिलेबस जो है, इतने क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट इस टॉपिक से आ जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और एक चीज, इसके बिना आप बाकी किसी टॉपिक में जा नहीं सकते, ठीक है। तो पहले आप शुरू इसी से करोगे। तो मैथमेटिकल मेथड के लिए आपके पास बुक्स जो है, आप एडिशन मत पूछना कि सर कौन सा एडिशन लें, ये वो कुछ नहीं। आप HK दास ले सकते हो, आप ग्रेवाल एंड ग्रेवाल ले सकते हो, तो BS ग्रेवाल जो है जिस नाम से ये पॉपुलर है बहुत ज्यादा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास क्रेजिक है, क्रेजिक बुक ले सकते हो, लेकिन क्रेजिक में न्यूमेरिकल्स आपको ठीक ठाक मिलेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई सी बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, कोई सा भी एडिशन चलेगा। या फिर आपके नजर में कोई और बुक है जिसमें आपके पूरा कंटेंट जो है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड का, अगर वो कवर हो पा रहा है तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है आपका मैकेनिक्स का, ठीक है। मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स के लिए आप 2 बुक ले सकते हो, ठीक है। या तो आप HC वर्मा कर लो, HC वर्मा में ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस है, सेंट्रल फोर्स मोशन वगैरह इतने अच्छे से नहीं है इसमें, पर ठीक है। HC वर्मा जो आपका बहुत सारा पोर्शन जो वो कवर कर लेगा। आपकी बेसिक खराब है तो अगेन आप HC वर्मा से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। HC वर्मा, और अभी आपके पास चूंकि बहुत टाइम है तो आप क्लैपनर कर लो, ठीक है। क्लैपनर चूंकि मैंने काफी स्टूडेंट्स को करवाए हुए हैं, मतलब वो लोग करते रहते हैं, तो मतलब हो जाएगा, क्लैपनर आराम से हो जाएगा। अगर मान लो कि क्लैपनर के एक्सरसाइज में 50 प्रॉब्लम्स हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें से अगर आप 20 भी कर लेते हो ना हर टॉपिक से, हर चैप्टर से, तो काफी हो जाएगा, आप कर सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बुक इसके लिए बहुत ज्यादा, बहुत सही बुक है ये, आप इसको रख सकते हो। मॉडर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न में देखो, क्वांटम पार्ट को छोड़ के, इवन क्वांटम पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है आर्थर बाइजर में, ठीक है। बाइजर के नाम से बहुत अच्छी बुक आती है, आप बाइजर ले सकते हो, ठीक है। अगर बाइजर ठीक है और आपको लगे कि नहीं यार क्वांटम में थोड़े और प्रॉब्लम्स करने चाहिए अपने को, तो इन दैट केस यू कैन बाय द बुक जेटली, ठीक है।
जेटली, नॉर्दर्न जेटली के नाम से एक बुक आती है, आप उसका पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा, इन सारे बुक्स के पीडीएफ ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। तो आप जेटली जो बुक है आप इसको रेफर कर सकते हो, किसके लिए? मॉडर्न फिजिक्स के लिए, ठीक है। मॉडर्न इसमें क्वांटम वगैरह भी आपका पूरा ही आ जाता है, ठीक है। एक और टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो, केटीजी और स्टैटमैक, ठीक है। इन तीनों के लिए मैं थोड़ा सा ये करूंगा कि आप देखो थर्मो और केटीजी जो है ना, इन दोनों पोर्शन के लिए आप गर्ग ले सकते हो, ठीक है। ब्रिजलाल सुब्रमण्यम बहुत अच्छी बुक है, गर्ग वंसल घोष ले लो, या फिर आप जिम्नास की ले सकते हो, जिम्नास की ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गर्ग वंसल वो घोष काफी स्टैंडर्ड, काफी अच्छे तरीके से ये आपका सिलेबस कवर करता है, तो इन दो टॉपिक्स के लिए ये ठीक है। स्टैटमैक के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बट स्टैटमैक के लिए भी आप अगेन गर्ग को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या अगर आप चाहो तो आराम से गर्ग को फॉलो कर लो, या स्टैटमैक के अगर कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं तो उसके लिए आप ब्रिजलाल सुब्रमण्यम ले सकते हो। यहां पे ब्रिजलाल सुब्रमण्यम जो है ये बुक अच्छी है, काफी अच्छी बुक है, तो आप इससे कर सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो इसके लिए कैलन नाम की एक बुक आती है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। कैलन भी बहुत अच्छी बुक है स्टैटमैक वाले पार्ट के लिए। बाकी थर्मो केटीजी तो आप आराम से गर्ग वंसल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके 4 टॉपिक हो गए। 5वें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक टॉपिक है आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन, ठीक है, वेव्स, ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव्स, ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपका रे और वेव दोनों ही आ जाता है, ठीक है। वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले के लिए आप या तो एन के बजाज ले लो, इसमें भी आपको भर भर के बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, या फिर आप यहां पे एक आर.एन. चौधरी नाम से बुक आती है, बहुत कम फेमस है बट ये काफी अच्छी बुक है, DHRI शायद, आर.एन. चौधरी की एक नाम से बुक आती है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसके प्रॉब्लम्स बहुत स्टैंडर्ड मिलेंगे, आप इसको ले सकते हो। ऑप्टिक्स के लिए तो एक ही बुक बोलूंगा जो हम सबके फेवरेट शायद अजय घटक सर, घटक ना अजय घटक, ठीक है, या सो आप अजय घटक सर की बुक जो है उसको आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी एडिशन जो है, इन सारे बुक्स का याद रखना, कोई सा भी एडिशन चलेगा। सो परेशान मत होना कि सर मेरे पास सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है, फोर्थ है, कुछ नहीं होता, कोई सा भी एडिशन है आपके पास चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक हो गया आपके, मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिकल हो गया। एक टॉपिक जो शायद आपका रह रहा है दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए ना शायद, या आपका जो एक टॉपिक है दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और उसी में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है। हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म भी रहेगी आपका, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड ईएम वेव्स, ठीक है। सबसे पहली बात रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों टॉपिक को आप कभी भी वेक्टर अलजेब्रा शुरू किए बिना इसको स्टार्ट भी मत करना। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस जब तक आपका खत्म नहीं हुआ तब तक आप इसको शुरू नहीं करोगे, और जब तक आपका वेव मैकेनिक्स खत्म नहीं हुआ तब तक आप इसको शुरू नहीं करोगे, अदरवाइज फंस जाओगे फिर, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ईएम वेव, इसके लिए जो आपकी बुक है दैट इज ग्रिफिथ्स, ठीक है। ग्रिफिथ्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं टच करना, और अगर आपको लगता है कि नहीं बेसिक्स थोड़े खराब हैं तो आप HC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 ले सकते हो। यहां पे याद रखना ये सिर्फ पार्ट 2 है, यहां पे सिर्फ पार्ट 2 लेना, आपको कुछ नहीं इस टॉपिक के लिए। पार्ट 1 जो है वो फर्स्ट वाले टॉपिक के लिए, मैकेनिक्स वाले टॉपिक्स के लिए। ये हो गया आपका। अच्छा, अगली चीज जो है आपकी, एक टॉपिक बच गया आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में चूंकि जैम में क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंक्लूडेड रहता है। यहां पे क्या कर सकते हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए आप एक बुक ले सकते हो दैट इज किटल, ठीक है, MA वाहव। इनमें से याद रखना, एक बात बता देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बुक्स जाके खरीद लो, एक ही बुक खरीदना कोई सी, जैसे किटल या MA वाहव है तो किटल या MA वाहव में एक ही लेना है, सारे जाके खरीद के पापा के पैसे बर्बाद मत करना, ठीक है। किटल हो गया या फिर SO पिल्लई हो गया आपका, ये सारे बुक्स अच्छे हैं, इनसे आपका सिर्फ सॉलिड स्टेट फिजिक्स कवर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है आपका डिजिटल वाला पार्ट, एक जो होता है आपका एनालॉग वाला पार्ट, ठीक है। डिजिटल के लिए आप मालविनो ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, मालविनो पीलीच से के नाम से बुक आती है। और एनालॉग के लिए आप या तो बॉयल स्ट्रेट ले लो, ठीक है, AD होता शायद, या सो आप या तो बॉयल स्ट्रेट ले लो, या फिर ओपेम वाला पार्ट जो उसके लिए आप गायकवाड ले लो, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी बुक ले लो, ठीक है, लेकिन यहां पे अलग अलग आपको लेना ही पड़ेगा, गायकवाड, बॉयल स्ट्रेट और ये मालविनो, मतलब ये आपको अलग अलग लेना ही पड़ेगा। और अगर ओपेम के लिए, क्योंकि गायकवाड बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, तो इनमें से
कोई भी मतलब जो बुक आपको अच्छी लगे, अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पैसे हैं तो खरीद लो, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप पढ़ सकते हो। ये बहाने नहीं चलेंगे सर पीडीएफ से पढ़ना अच्छा होगा या हार्ड कॉपी से पढ़ना अच्छा होगा, तो भैया जिससे पढ़ सकते हो आराम से पढ़ो, कोई आपको नहीं रोक रहा है, ठीक है। ये चलो चीजें ये आपको समझ आ गई बहुत अच्छे से। अब बात स्टार्ट होती है सबसे इंपॉर्टेंट कि मॉक टेस्ट, कि सर मॉक टेस्ट का अपन क्या करेंगे। हाँ, एक चीज और यहां पे बोलूंगा कि जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टारगेट ना थोड़ा सा इससे हाई भी होता है, कभी कभी बच्चे उसके बारे में भी सोचते हैं, मैं मना नहीं करूंगा कि इस चीज को नहीं सोचते, बहुत सारे बच्चे उस चीज के बारे में सोचते हैं, एंड दैट इज जेस्ट एंड टीआईएफआर, ठीक है ना। तो जेस्ट टीआईएफआर के लिए ना इन सारे बुक्स को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक जैम का सिलेबस पूरा नहीं होगा आप बाकी कैसे कवर करोगे। तो क्या करना है आपको, जेस्ट और टीआईएफआर के लिए ध्यान रखना, यहां पे आपको जेस्ट टीआईएफआर के लिए करना क्या है, इस केस में आप 2-3 बुक्स जो है वो यहां पे ऐड कर दो, ठीक है। एक बुक आती है लिम सीरीज की, ठीक है। लिम सीरीज में होता क्या है, क्वेश्चंस होते हैं और इसके साथ साथ आपके पैरेलली इसके आंसर्स भी गिवन होते हैं। इसके आपके ऑलमोस्ट हर टॉपिक्स के बुक मिलेंगे, ठीक है। लिम सीरीज को अगर आप कर लेते हो, आपका एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि टीआईएफआर या जेस्ट में जो थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके सिलेबस में, जैसे जैम के सिलेबस में वो टॉपिक्स नहीं होते हैं, तो आप इनसे यहां से वो सारे टॉपिक्स जो है इजीली कवर कर सकते हो। बट अनटिल अनलेस आपका जब तक जैम का सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक आप लिम सीरीज करने की सोचना भी मत, ठीक है। तो अगर आपने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने के बाद जब आपको लगे कि आपका मोर देन 75% सिलेबस पूरा हो गया है, उस केस में आप लिम को करना स्टार्ट कर दो, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अगली चीज आ जाती है, दैट इज अबाउट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का क्या करना भैया, तो देखो मॉक टेस्ट के केस में आपको क्या करना चाहिए उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो मॉक टेस्ट आर काइंड ऑफ मॉक ड्रिल्स, ठीक है। आर्मी जो होती है ना, जो सरहद पे लड़ती है, वो जाके हमेशा लड़ाई जाते ही पाकिस्तान के किसी बंदे का कॉलर पकड़ कर मारना नहीं स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हमेशा देयर इज अ मॉक ड्रिल थिंग, कि देखो लड़ाई से पहले ना, युद्ध से पहले कहते हैं कि युद्ध की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली जैम का जो एग्जाम आप दोगे 22 में, फरवरी में, जब भी आप एग्जाम दोगे, उससे पहले एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी है, ठीक है। कि मतलब मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है कि रियल कंडीशंस जनरेट किए जाते हैं, कंडीशंस को आर्टिफिशियली जनरेट किया जाता है, और वहां पे आपको अपना हुनर दिखाना पड़ता है कि अगर गोलियां आ रही है तो आप खुद को कैसे बचाओगे, बंदूक आ रहे हैं, बारूद आ रहे हैं, तो उस केस में आप खुद को कैसे बचाओगे। वही चीज है हमारा मॉक टेस्ट, ठीक है। सो आपका सिलेबस, अगर मान लो कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया, आपका अगस्त में सिलेबस पूरा हो गया, आप अगस्त के बाद से ही ये टारगेट रख सकते हो कि कम से कम एटलीस्ट वीक में 2 से 3 दिन, ठीक है, वीक में एटलीस्ट 2 से 3 दिन अगर आप कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हो देन वेरी गुड, ठीक है। अनअकैडमी चैंपियनशिप आपको पता ही होगा, सो अगर आप उसको ज्वाइन करते हो बहुत अच्छा, और नहीं तो आपको क्या करना है, आप पीवाईक्यूज उठा लो, ठीक है। जैसे मान लो क्या करना है आपको, आईआईटी जैम 2013 का क्वेश्चन पेपर रैंडमली उठा लो, ठीक है, आधा पाधा, सॉरी 2013 का क्या करना है आपको, पेपर उठा लेना है। पेपर उठाने के बाद क्या करना है, वहां पे सीधी सी बात है कि इसको ना जैसे 2 से 3 दिन बोला, तो आप इसको उठा के सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो कि आपसे 3 आवर्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगस्त से पहले तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर तक रेयरली कोई इंस्टीट्यूट होता है जो कि आपका मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करता है, तो आप उसके पहले तक इस तरीके से अपना मॉक टेस्ट जो वो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। 2013 का कभी उठा लिया, कभी क्या किया 2013 डीयू के क्वेश्चंस उठा लिए, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट लेवल सेम होता है, और देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, किस लेवल तक आप जा पा रहे हो, 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। ये तभी करना अगर आपका अगस्त तक में सिलेबस पूरा हो गया। अगर सितंबर तक में सिलेबस पूरा हो रहा है तो सितंबर के बाद ये काम स्टार्ट करो, लेकिन ये काम तभी स्टार्ट करो जब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। इन केस अगर आपकी प्रिपरेशन ही सितंबर से स्टार्ट हो रही तो भैया तो उसी दिन से देना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट में 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर जितने भी आते हैं आप देते रहो और साथ में उस पर काम करते जाओ, ठीक है। तो ये चीज आपकी होगी। मॉक टेस्ट की बात मैंने कर ली, बुक्स की मैंने बात कर ली, और उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा टाइम टेबल को लेकर डिस्कस कर लेते हैं
एक हैशटैग में एक टाइम टेबल भी दे ही देता हूं। टाइम टेबल तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि पर डे आपको 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, पूछोगे सर टॉपिक्स कैसे डिसाइड करें, तो टॉपिक्स तो मैंने बता ही दिया कि आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग टॉपिक्स डिसाइड करने हैं। इसके साथ एक चीज और आप कर सकते हो कि पर डे, डेली बेसिस पे, बिल्कुल डेली, देखो ये जोशना कम नहीं होना चाहिए। आप अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो अगले 465 दिन के 24 घंटे और 24 घंटे के 60 मिनट आप एक एक सेकंड जो है ना, एक एक मिनट जो है उसको अपने लिए बुक कर लो कि मेरे को उस चीज को फिजूल काम में नहीं देना। भैया आप भैया आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हो, ठीक है। अगर आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हो तो साइंटिस्ट जो ना फालतू में बैठ के बकचोदियां नहीं मारते। ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई भी साइंटिस्ट फालतू में बैठ के बकचोदी नहीं मारेगा कि वहां पे बैठ के ये कर रहा है, वहां पे बैठ के वो कर रहा है। कोई कुछ नहीं करता ऐसा कोई काम, ठीक है। तो आपको देखो, आईआईटीएन बनना इज नॉट अ सडन प्रोसेस। जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, आपका आईआईटीएन बनने का जो प्रोसेस है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो बस उसी प्रोसेस को आप टाइम के साथ जितना निखारते जाओगे, जितना अच्छा करते जाओगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में अगर अपना नाम कमाना है कि हाँ मेरे को बनना है ऐसा, तो फॉर श्योर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी। और फालतू में बैठ के गप्पे माजी करना, ये करना वो करना, इन सारी चीजों से जितना ज्यादा खुद को बचा सकते हो बचा लो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है। सो आई होप प्रिपरेशन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे अटेंडेंस में अपना नाम और बाकी सारी चीजें जो है वो आप लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे अपना नाम और एड्रेस कि किस स्टेट से हो आप उसको वहां पे लिख देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि ये वीडियो इतने लोगों तक पहुंच रहा है। और अगर आपको लगे कि हाँ इस वीडियो के बाद आपकी मतलब दैनिक दिनचर्या में कुछ चेंज आया तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीग्राम आईडी लिंक, वो ग्रुप वगैरह, वो सारी चीजें आपको नीचे मेंशन मिल जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।